हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट के इस दौर में जिस एक चीज़ की बड़ी चर्चा हो रही है वर्तमान में, अखबारों में और न्यूज़ मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है, वो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां धीरे धीरे उत्पन्न होती जा रही है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो रहे हैं विच आर ड्रैगिंग द नेशन टुवर्ड्स द फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश जो है वो वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। तो फिर आज यहाँ देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि आखिर वित्तीय आपातकाल है क्या और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी चर्चा का विषय यही वित्तीय आपातकाल होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, जिसमें हम वित्तीय आपातकाल के अलग अलग पक्षों को देखेंगे। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल को, हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल कौन लगा सकता है, फिर यह कि वित्तीय आपातकाल कहाँ लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल को किस प्रकार से लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल की अवधि यानी वित्तीय आपातकाल का पीरियड क्या होगा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल इमरजेंसी कुड बी इम्पोज्ड, और ये भी कि साहब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। ये सबसे खास चीज़ है कि क्या फ़र्क पड़ेगा आखिर प्रशासन पर, राजनीति पर क्या फ़र्क पड़ेगा वित्तीय आपातकाल का, ये हमें देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान में कई प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। भारतीय संविधान में ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कि यदि देश किसी संकट का सामना करता है तो उस संकट का सामना करने के लिए सरकार को कुछ अतिरिक्त साधन, अतिरिक्त अधिकार, कुछ अतिरिक्त लीगल राइट्स दिए जाने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाने चाहिए। और यही देखते हुए आपातकाल का प्रावधान किया गया है। माना यह जाता है कि आपातकाल जो है वो भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी का जो वाइमर रिपब्लिक था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है भारत में जो आपातकाल है वो। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर गिवन आर प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 प्रकार के हैं। एक 352 में दिया गया है, आर्टिकल 352 में, उसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा है आर्टिकल 356 में, प्रेसिडेंट्स रूल, और तीसरा है 360 में, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप पिछले हमारे वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित सारी जानकारी दी है। उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है उसकी भी चर्चा की गई है। उसमें प्रीलिम से संबंधित कुछ जानकारी भी और मेंस को बहुत अच्छे से डील किया गया है। तो आप उसे ज़रूर देखिए। प्रेसिडेंट्स रूल जो शिखर आईसीएस के चैनल में दिखाई देगा, आपको मिल जाएगा। वित्तीय आपातकाल हम आज चर्चा कर ले रहे हैं और राष्ट्रीय आपातकाल को आगे कभी चर्चा करेंगे। आज हमारा फोकस जो होगा वो वित्तीय आपातकाल पर होगा। तो हम इसके अलग अलग पक्ष देखते हैं। पहले तो यही देखें कि वित्तीय आपातकाल जो है कब लगाया जा सकता है। कब का तात्पर्य, क्या परिस्थितियां होगी, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस फाइनेंशियल इमरजेंसी कुड बी इम्पोज्ड, कब लगाई जाएगी, क्या परिस्थितियां होगी, क्या परिस्थिति होगी जब हम वित्तीय आपातकाल मान लेंगे। तो आर्टिकल 360 ये कहता है कि जब देश का वित्तीय स्थायित्व खतरे में, जब देश की साख खतरे में, when the financial stability and the credit of the country is threatened, then the financial emergency could be imposed, तब लगाई जा सकती है। अब वित्तीय स्थायित्व खतरे में होने का मतलब क्या है, साख खतरे में होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि देश जो है उसके पास पैसे की कमी हो जाए, वो वित्त का संकट झेले, और ऐसा संकट झेले जिसमें वो अपनी देनदारियां देने में असमर्थ हो जाए। इट इज अनेबल टू पे इट्स लायबिलिटीज, इट्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज। जब देश अपनी बाह्य और आंतरिक जो देनदारियां हैं, लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, वेदर इट इज सपोज टू बी पेड टू अदर कंट्रीज और टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, या फिर देश के अंदर देना, देश के अंदर बैंक्स के पैसे देना हो, या बॉन्ड्स को रीपे करना हो, या फिर अपने कर्मचारियों की सैलरीज देना हो, ये सब करने में अगर देश असमर्थ होता है तो मान लिया जाएगा कि साहब जो है देश जो है उसकी वित्तीय स्थायित्व खतरे में है, क्योंकि वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो जो उस अपनी वित्तीय देनदारियां नहीं दे पा रहा है, लायबिलिटीज़ को नहीं दे पा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में माना यह भी जाएगा कि देश की साख खतरे में है, क्योंकि अब आपको ऐसी स्थिति में कोई ऋण नहीं देगा, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आप अपना जो ट्रस्ट है उसको खो देंगे फाइनेंस के क्षेत्र में। तो ये है वो स्थिति जब वित्तीय स्थायित्व और साख खतरे में होता है। तो ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है वित्तीय आपातकाल। अभी हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में भारत में है, लेकिन उसको हम आखिरी में देखेंगे। तो इस स्थिति में लगाया जाएगा। प्रश्न ये है कि कौन लगाएगा। ध्यान रखना, सारे इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का अधिकार, सारी इमरजेंसीज को, सारे आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति इसको घोषित कर सकता है और इसके लिए वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न ये है कि कहाँ लगाया जाएगा। कहाँ का मतलब ये कि कितने क्षेत्र में लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए, वित्तीय आपातकाल जो है पूरे देश में लगाया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में एक साथ लगाया जाना आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपातकाल जो है ये देश या देश के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है, यानी किसी राज्य में लगाया जा सकता है, किसी संभाग में, किसी जिले में लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए, पहले ऐसा प्रोविजन था कि कश्मीर में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता था, बिकॉज कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आर्टिकल 370 के कारण उनका अपना संविधान था और उसके कारण वहाँ नहीं लगाया जा सकता था। बट एज नाउ जो 370 है वो अब समाप्त हो गया है और 370 की समाप्ति के बाद अब कश्मीर सहित पूरे देश में कहीं भी लगाया जा सकता है, पूरे देश में लगाया जा सकता है या देश के किसी भाग में लगाया जा सकता है वित्तीय आपातकाल। प्रश्न यह है कि क्या अवधि होगी, व्हाट विल बी द पीरियड, कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल जो है इनिशियली इट इज इम्पोज्ड फॉर 2 months ओनली। वित्तीय आपातकाल 2 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन यदि इस 2 माह की अवधि में संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसको अप्रूव कर दे, इसको अनुमोदित कर दे, तो इसे फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। तब जो बढ़ाया जाएगा वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए बढ़ाया जाएगा। तो द फाइनेंशियल इमरजेंसी कुड बी एक्सटेंडेड आफ्टर दोज 2 months only in the case when both houses of the parliament recommends it, both houses of the parliament approves it with 2/3 majority। 2/3 बहुमत से दोनों सदन इसको अगर अनुमोदित करते हैं तो इसे फिर आगे बढ़ाया जा सकता है, और तब जो बढ़ाया जाएगा उसकी फिर कोई सीमा नहीं होगी। वो तब तक लागू रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति स्वयं इसे वापस ना ले ले। तो इट इज ऑल अबाउट द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रश्न यह है कि वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो वित्तीय आपातकाल का प्रभाव जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वही सबसे खास चीज भी है। देखिए, वित्तीय आपातकाल का पहला प्रभाव जो है वो ये पड़ेगा कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, ध्यान रखना है, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, सरकार जो है वो अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम कर सकती है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ इट्स वर्कर्स कुड बी कर्टेल्ड। वेतन और भत्ते, इस पर प्रभाव पड़ेगा, सैलरीज और अलाउंसेस पर, ये कम कर सकती है। और केवल केंद्र सरकार के नहीं, राज्य सरकार के भी कर सकती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के दोनों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि इसके माध्यम से सरकार उन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते भी कम कर सकती है जिनके वेतन भत्ते संचित निधि पर आधारित है। ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स की सैलरीज एंड अलाउंसेस कुड ऑल्सो बी कर्टेल्ड। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनके वेतन भत्ते जो है संचित निधि पर भारित है, और इसलिए जो है उसमें प्रोविजन किया जाता है कि देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी कर्टेल्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। उनके कार्यकाल के दौरान इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते भी कम किए जा सकते हैं, खास तौर पे न्यायालयों के, खास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं वित्तीय आपातकाल के दौरान। और तीसरी चीज यह है कि यहां पर
राज्य को बाध्य किया जाता है कि राज्य विधानसभा में अगर कोई धन विधेयक या कोई वित्त विधेयक पारित किया जाता है राज्य की विधायिका में, राज्य की विधानसभा में, तब वो धन विधेयक जो है, जनरली विधेयक जो है, धन विधेयक हो और कोई विधेयक हो जो राज्य की विधानसभा में पारित होते हैं, दे आर सेंट फॉर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की सहमति के लिए भेजे जाते हैं। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, सच मनी बिल एंड फाइनेंस बिल विल बी सेंट फॉर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंस्टीड ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल के स्थान पर राज्य में पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाएंगे and will be accepted only if the president gives his consent to it। राष्ट्रपति अपनी कंसेंट देगा, राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा तो ही वो विधेयक जो है पारित माने जाएंगे। तो ये होगा कि राज्य के जितने भी धन विधेयक होंगे, वित्त विधेयक होंगे, उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये इस दौरान प्रभाव पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग प्रभाव देखने लायक है, उसकी चर्चा कम होती है, वो है राज्य को निर्देश। यहां पर केंद्र सरकार को राज्य को वित्तीय आपातकाल से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्देश देने का अधिकार होता है। केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकता है। देखिए, केंद्र राज्य को वैसे भी निर्देश दे सकता है, आर्टिकल 257 और 256 में इसका वर्णन है, 257 और 258 में इसका उल्लेख है कि राज्य जो है निर्देश, केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान वित्त से संबंधित सारे निर्देश दे सकता है और राज्य ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। फिर से सुनिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र जो है उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य के द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। इसको आपसे ज्यादा ममता बनर्जी को ध्यान से सुनना चाहिए। और एक बात, अगर वित्तीय आपातकाल जो है उसके दौरान केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य पालन नहीं करता है तो आर्टिकल 365 के अनुसार ये वो परिस्थिति होगी जब ये मान लिया जाएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ द स्टेट इज फेल्ड, और इसके आधार पर फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह कि राज्य निर्देश का पालन करेंगे, अन्यथा अगर राज्य निर्देश का पालन नहीं करता है, असमर्थ रहता है, फेल होता है, तो फिर ये राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल के दौरान देश में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, यह है वो सारी परिस्थितियां। तो ये वित्तीय आपातकाल है। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान में वित्तीय आपातकाल की परिस्थितियां हैं? देखिए, वित्तीय आपातकाल की परिस्थितियां है इसलिए क्योंकि वित्त कहां से, वित्त की सारा कारोबार कैसे चलता है। वित्त ऐसे कि पैसा आता है कहीं से, पैसा जाता है कहीं पर। 2 मिनट के लिए हम सरकार का ये पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम समझते हैं, पैसे आने का और जाने का। देखिए, पैसा जो आता है सरकार के पास, वो आता है, इसी को हम यहां पर देख लेते हैं। सरकार के पास आता है राजस्व, रेवेन्यू। रेवेन्यू 2 प्रकार का है, कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, और गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कर राजस्व यानी जो सरकार को करों से मिलता है, इनकम टैक्स से मिलता है, जीएसटी से मिलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी से मिलता है और दूसरे ऐसे टैक्सेस से मिलता है। और गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ऐसा रेवेन्यू विच इज अरेंज्ड फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस, करों के अलावा। तो करों के अलावा सरकार के स्रोत क्या है? करों के अलावा सरकार के स्रोत है मेनली सरकार के अपने उद्योग, शासकीय उद्योग, खासतौर पे सरकार की जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, जिनको हम लोक उपक्रम कहते हैं, लोक उद्यम कहते हैं, सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, जैसे रेलवे है, जैसे इंडियन एयरलाइंस है, जैसे भेल है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, LIC है, SBI है, ये सरकार के उद्योग है। तो इनसे सरकार को आय होती है। अब प्रश्न यह है कि क्या कर राजस्व आज मिल रहा है? आप देखिए, कोई उद्योग नहीं चल रहा है तो GST नहीं मिल रहा होगा। देखिए, GST 2 चीज़ों पर लगता है, उत्पादन पर और विक्रय पर।
अब ना उत्पादन हो रहा है और उत्पादन नहीं हो रहा तो विक्रय भी कम। अरे उद्योग बंद है ना लॉकडाउन के कारण। अब उद्योग बंद है तो जीएसटी नहीं मिलेगा, व्यापार बंद है तो भी जीएसटी नहीं मिलेगा। आप देखिए कि सारे सिनेमा घर बंद है तो वो जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो भी नहीं मिलेगा। आप देखिए कि जब लोगों की आय भी नहीं होगी तो इनकम टैक्स भी नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं मिल रही है। सरकार के लिकर सारी शॉप्स बंद है तो लिकर के कारण जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है। तो कर राजस्व जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब गैर कर राजस्व की स्थिति देखो, इंडियन एयरलाइंस बंद है, फ्लाइट ऑपरेशन सारी बंद है, रेलवे बंद है, अभी कोई बैंक का काम हो नहीं रहा है ज़्यादा, और आप देखिए कि प्लांट्स बंद है सरकार के, तो सरकार का जो गैर कर राजस्व वो भी बंद है, आय बिल्कुल नहीं हो रही। अब आप देखिए कि व्यय कहाँ हो रहा है। व्यय भी दो प्रकार के हैं, व्यय दो प्रकार के हैं, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर योजनागत व्यय है, योजनागत व्यय, और एक गैर योजनागत अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। आप देखिए सरकार का जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है इस समय। सरकार को बहुत ऐसे खर्चे करने पड़ रहे हैं जिनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिससे कुछ नहीं मिल रहा है, केवल सुरक्षा मिल रही है, केवल जीवन यापन हो रहा है। तो सरकार के व्यय बढ़ रहे हैं और आय के स्रोत क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि सरकार कितने बड़े वित्तीय संकट में है और ये जितना रोज 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 ये खर्चा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ये घोषणा की है, लोगों की वित्तीय संकट, लोगों की जो वित्तीय आवश्यकता है उनको देखते हुए, गरीबों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने घोषणा की, और बहुत अच्छी घोषणा है, जिसमें सरकार ने कहा है कि जो जनधन खाता होल्डर्स है, जो जनधन योजना के अंतर्गत लोगों को ऐसे बैंक खाते खुलवाए गए थे जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए गए थे, उसमें सरकार जो है प्रत्येक माह जो है 500 रुपये जमा कर रही है, खासतौर पे महिलाओं के अकाउंट। आप देखिए टोटल 32 करोड़ ऐसे खाते हैं, 32 करोड़ खाते। अब 32 करोड़ खाते में से अगर 32 करोड़ खाते जो है उसमें 32 लाख खाते हैं, इतने अगर खाते हैं और उसमें से आधे भी महिलाओं के, और महिलाओं के होने के साथ साथ आधे अगर महिलाओं के हैं और उनमें प्रत्येक में 500 रुपये जमा होंगे, तो कितना बड़ा व्यय सरकार कर रही है, जो कहीं कोई प्लानिंग में नहीं था, जो किसी योजना में खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा बड़ी राशि खर्च की जा रही है, सरकार का व्यय बढ़ रहा है। तो व्यय जिस तरह से बढ़ रहा है, व्यय जिस तरह से बढ़ रहा है उससे सरकार घाटे में जाएगी और वित्तीय अस्थिरता आएगी। तो वित्तीय आपातकाल लगाए जाने जैसी परिस्थितियां हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि वित्तीय आपातकाल पिछले 70-75 साल के इतिहास में, जब से भारत का संविधान बना, आज तक लगाया नहीं गया है। तो सरकार पर यह नैतिक दबाव तो है कि वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का मतलब देश दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, और भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तो निश्चित रूप से ये भारत की साख के लिए ये अच्छा नहीं होगा कि दुनिया को पता लग जाए कि हमारी साख खराब हो रही है। आप देखिए आर्थिक साख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भले ही हमारी हालत खराब हो पर दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया को पता लगेगा तो भारत में जितना निवेश है, भारत में जितना व्यापार है, भारत में जो उद्योग है, भारत में जो विदेशी निवेश है, ये सब प्रभावित होने वाला है। इसलिए सरकार, स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि पिछले अभी तक नहीं हुआ है, इसके बचने के लिए और देश की साख बचाने के लिए इसे बिल्कुल फाइनल असॉल्ट के रूप में अपनाएगी, फाइनल रिसॉर्ट के रूप में अपनाएगी। तो अभी तो नहीं अपनाएगी, लेकिन अगर परिस्थितियां और ख़राब हुई तो हो सकता है कि देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कमेंट्स कीजिए, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई कमी लगी, कोई चीज़ अच्छी लगी, प्लीज़ हमें बताइए। और आगे किस विषय पर आप ये वीडियोस चाहते हैं उसके बारे में प्लीज़ लेट अस नो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।